नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस अकेडमी पर। हम लोग आज आईटीबीपी ट्रेडमैन एंड टेलीकॉम की जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उसके लिए यहाँ पर स्पेशल सेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर 50 प्रश्न कराने वाला हूँ। यहाँ पर आपके 25 प्रश्न सामान्य जानकारी यानी सामान्य ज्ञान से होंगे और 25 प्रश्न आपके हिंदी से होने वाले हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर इस वीडियो की आप लिंक यानी पीडीएफ की लिंक चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जी हाँ, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी जो पीडीएफ का फाइल है आपको मिल जाएगा। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है उसकी ओर। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछ लेगा कि कौन सा राजवंश यानी प्राचीन राजवंश था जो विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारे क्या क्या है, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश या वाकाटक वंश। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जो विंध्य शक्ति के नाम से जाना जाता था तो ये आपका वाकाटक जो वंश था ये जाना जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन आपका कि विंध्य शक्ति के नाम से किस राजवंश को जाना जाता है, तो ये वाकाटक जो राजवंश था इसको जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का आरंभ किया गया था। तो आपको बताना कि जो साक्षरता मिशन चलाया गया था तो इसका आरंभ कब से किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आपका चलाया गया था ये चलाया गया था 1988 को, याद रखिएगा 1988 को। चलिए आगे देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार एग्जामों में आपके जो वनडे एग्ज़ाम आपके होते रहते उसमें कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि पहले आम चुनाव जो थे किस वर्ष हुए थे। तो आपको बताना है कि जो पहले आम चुनाव थे किस वर्ष हुए थे। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, 1951, 1952, 1956 और 1958। तो आप लोग अपने आंसर जो है टिक करते चलिएगा, लास्ट में अपने काउंट करिएगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी हो चुकी है। अगर आपकी तैयारी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसमें से कम 50 में 45 या 40 क्वेश्चन कर सकते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न जो हैं ज़्यादातर आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर जो पहले आम चुनाव आपके हुए थे ये 1952 में हुए थे, याद रखिएगा पहले जो आम चुनाव हुए थे ये 1952 में हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। जी हाँ, विश्व की सबसे गहरी झील आपको बताना है कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे विश्व की जो सबसे गहरी झील है ये आपकी हो जाएगी बैकाल झील, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बैकाल झील। वहीं अगर बात कर लेते हैं मीठे पानी की जो सबसे झील कौन सी है तो ये आपकी सुपीरियर झील है, जो कि विश्व में सबसे मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है। जी हाँ, आपको ये सारे जो राजा दिए गए हैं तो ये चोल वंश से संबंधित हैं, बाकी एक जो इनमें से है वो चोल वंश से संबंधित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा राजा जो है चोल वंश से संबंधित नहीं। तो विजयालय जो आपका था ये भी चोल वंश से संबंधित था, पारंकत जो आपका फर्स्ट था ये भी था और आदित्य फर्स्ट ये भी। बाकी बात कर लेते हैं काम्प वर्मन जो थे ये चोल वंश से संबंधित नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार संबंधित है। तो आपको बताना है कि जो डॉक्टर बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है। जी हाँ, बीसी रॉय जो पुरस्कार है ये आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं, विज्ञान, साहित्य, पर्यावरण या पत्रकारिता। तो बीसी रॉय जो आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पुरस्कार है, याद रखिएगा बीसी रॉय पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। चलिए आगे देख लेते हैं, जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय होगा। जी हाँ, पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा। तो अगर बात करेंगे जब पृथ्वी जो है पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगह को स्थानीय जो समय होगा पश्चिमी स्थानीय की जगहों से आगे होगा, याद रखिएगा आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो भी है आपका पहले निकलेगा तो इसीलिए यहाँ का जो समय होगा आगे होगा। अगर बात कर लेते हैं भारत में सबसे पहले जो सूर्योदय होता कहाँ पर होता तो अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर है तो आपका वलांगू अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात कर लेते हैं सबसे पश्चिमी बिंदु, जी हाँ यहाँ पर बता दूं क्योंकि यहाँ से पॉइंट आपके पूछ लिए जाते हैं, तो ये देख लीजिए
सबसे पूर्वी अगर बात करें तो ये आपका वलांगू अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी आपका गौर माता है जो कि गुजरात में है, याद रखिए गुजरात में। और आपका सबसे दक्षिणी जो है इंदिरा पॉइंट है, याद रखिए इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपका, ये आपका दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा कॉल जो है आपका सबसे उत्तरी पॉइंट है। तो ये चारों पॉइंट आपसे पूछ लेता है, तो आपको ये सुन लेना है। तो आपको ज़रूर यहाँ पर अगर जियोग्राफी से प्रश्न यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कामायनी के रचयिता कौन है? जी हाँ, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई रचना है आपकी। तो कामायनी के रचयिता कौन है आपको बताना है। सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर लेंगे यहाँ पर, तो कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई रचना, याद रखिएगा। कामायनी है, आंसू है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किससे जुड़ा हुआ है? जी हाँ, त्रिपिटक जो है धार्मिक ग्रंथ जो है किससे जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? जैनियों से, हिंदुओं का यानी पारसियों से और बौद्धों से। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ जुड़ा हुआ है ये आपका बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। चलिए आगे देख लेते हैं। रामायण के रचयिता हैं, जी हाँ, आपको बताना कि रामायण के जो रचनाकार थे ये कौन थे? तो रामायण के रचयिता आपको बताना है यहाँ पर। तो ये थे आपके महर्षि वाल्मीकि, याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि ये रामायण के रचयिता है। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में होंगे, तुलसीदास जी ने जो थी रामचरितमानस, याद रखिएगा रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी थी, और रामायण जो लिखी थी ये लिखी थी आपकी वाल्मीकि ने। तो रामचरितमानस अगर की बात करेंगे तो ये आपका लिखी थी किसने? रामचरितमानस तुलसीदास ने। वहीं अगर बात कर लेते महाभारत, जी हाँ, महाभारत काफ़ी बार पूछा गया, तो ये वेद व्यास ने लिखा था महाभारत, याद रखिएगा महाभारत जो है ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया था। महाभारत जो आपका लिखा था वेद व्यास जी ने। अगर बात कर लें कालिदास, तो इनकी एक काफ़ी ज़्यादा रचना फेमस है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये पूछी जाती काफ़ी बार। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है इनकी प्रमुख रचना है। तो आपको ये सेशन सुनते रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा तकलीफ होती है, इसलिए मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। यहाँ पर आपकी अभिज्ञान शकुंतलम जो है, कुमार संभव है, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं कालिदास की। जी हाँ, और इनको क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। जी हाँ, भारत का शेक्सपियर आपसे पूछ लेगा किसे कहा जाता है, तो ये भी कालिदास जी को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत की कोकिला कही जाती हैं, जी हाँ, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो अगर बात कर लेंगे भारत की कोकिला की, तो भारत की कोकिला जो कहा जाता है ये सरोजनी नायडू को, याद रखिएगा सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला कहा जाता है। वहीं आपसे एक प्रश्न और पूछ लेता है कि जो लता मंगेशकर है इनको क्या कहा जाता है? तो इनको स्वर कोकिला, याद रखिएगा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये। तो स्वर कोकिला के नाम से जो जाना जाता है, तो ये लता मंगेशकर जी को जाना जाता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि स्वर कोकिला के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो लता मंगेशकर जी को। चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जी हाँ, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय की जो पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी महिला अध्यक्ष थी आपकी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, माफ़ करिएगा, तो ये आपकी थी एनी बेसेंट, याद रखिए एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछ ले, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इंडियन थी, इंडियन यानी भारत की जो पहली महिला थी वो कौन थी? तो वो सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा वो सरोजनी नायडू थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न दो तरीके से पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय की अगर करें जो भारतीय पहली महिला अध्यक्ष थी वो सरोजनी नायडू। अगर बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष की अगर बात करें तो एनी बेसेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन बौद्ध धर्म प्रचार हेतु श्रीलंका गया था? जी हाँ, तो श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कौन गया था? तो ये गया था संघमित्रा, याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, संघमित्रा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो आपको बताना है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। अगर बात कर लेंगे ऑप्शन हमारे क्या क्या है? आगरा, रोहतास, सासाराम और लाहौर। तो ये आपका जो शेर शाह का मकबरा है ये आपका सासाराम बिहार में स्थित है, याद रखिए सासाराम बिहार। ये आपसे कई बार पूछा गया है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। और
इन्होंने जो निर्माण कराया था, किसका निर्माण कराया था? तो ये कराया था ग्रांड ट्रंक रोड का, यानी जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। चलिए आगे देख लेते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था कहाँ पर हुआ था? जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये आपका कहाँ पर हुआ था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था, गोलमेज पहला सम्मेलन, ये आपका लंदन में हुआ था। याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो ये BR अम्बेडकर थे। याद रखिए, काफ़ी बार पूछा गया है कि तीनों जो गोलमेज सम्मेलन थे उनमें भाग लिया था किसने? BR अम्बेडकर जी ने। चलिए आगे देख लेते हैं। बुद्ध की जन्मस्थली है। जी हाँ, आपको बताना है कि बुद्ध की जन्मस्थली क्या है। तो बुद्ध की जन्मस्थली आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया, लुम्बिनी। तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, जो बुद्ध का जन्म हुआ था ये हुआ था लुम्बिनी में। याद रखिएगा, लुम्बिनी। लुम्बिनी वर्तमान समय में कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में। याद रखिएगा, वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी आपका। तो इनका जन्म वहीं हुआ था। अगर बात कर लेंगे यहाँ पर, इनकी मृत्यु जो थी वैशाली में हुई थी। यहाँ पर कुछ घटनाएं इनसे जुड़ी हुई पूछ लेता है। जैसे इन्होंने जो सबसे पहले ज्ञान दिया था, यानी इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। याद रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और इनकी जो गृह त्याग की घटना थी उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। याद रखिए, महाभिनिष्क्रमण जो थी इनकी गृह त्याग की घटना थी। अगर बात कर लेते हैं इनके मौत की जो घटना थी, वो आपको बताना है कि जिनके मृत्यु की घटना थी उसको क्या कहा जाता है। जी हाँ, तो उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। याद रखिए, महापरिनिर्वाण इनके मृत्यु से संबंधित घटना थी। तो ये घटनाएं आपसे परीक्षा में पॉइंट टू पॉइंट पूछ ली जाती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। पाक जलडमरू मध्य भारत को अलग करता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये मैंने आपके प्रैक्टिस सेट जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसमें आपको ये प्रश्न मैंने करा भी दिया है। तो अभी तक अगर आपने प्रैक्टिस सेट, हमने 12 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए हैं, तो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम में उतना अच्छा करके आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि आपका पाक जलडमरू मध्य जो अलग करता है, तो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन में पाकिस्तान ना मार दिएगा, क्योंकि पाक से जुड़ा हुआ है। याद रखिए, आप लोग समझें कि पाक से जुड़ा हुआ तो पाकिस्तान मार दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो भारत को जो अलग करता है, श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं? जी हाँ, तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो केरल जो है, केरल में महिलाएं जो हैं पुरुषों से अधिक है। और यहाँ पर साक्षरता दर के मामले में भी नंबर 1 पर है। याद रखिएगा, साक्षरता दर के मामले में भी नंबर 1 पर है ये आपका। और यहाँ पर लिंगानुपात, याद रखिए लिंगानुपात जो भी, उसमें भी ये नंबर 1 है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म जो है सही नहीं है। तो ये कुछ आपकी नदियाँ दी गई हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर दिए गए हैं। जी हाँ, कुछ नदियाँ दी गई हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर दिए गए हैं। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जी हाँ, कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? तो बात करते हैं, लखनऊ जो है आपका गोमती नदी पर बसा हुआ, बिल्कुल सही है। पटना भी आपका गंगा नदी के तट पर बसा हुआ, बिल्कुल ये भी सही है। अगर बात करते हैं बद्रीनाथ, तो ये भी आपका अलकनंदा नदी पर बसा हुआ। अगर बात करते हैं विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा आपका कावेरी नदी पर नहीं बसा हुआ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर इस आंसर का, इसका जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि विजयवाड़ा जो है कावेरी नदी पर नहीं बसा हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा राज्य जो है चीनी का कटोरा कहलाता है। तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चीनी का कटोरा जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो कई बार पूछा गया सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? तो सोया प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। काजू का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि काजू का जो है सबसे अधिक उत्पादन ये कहाँ पर होता है? तो काजू का जो सबसे अधिक उत्पादन आपका होता है तो यह केरल में होता है। याद रखिए, केरल में। अगर बात कर लेते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में आपका केसर जो है, केसर है, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। कई बार पूछा है केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आपका कश्मीर है। चलिए आगे देख लेते हैं। बारदोली सत्याग्रह संबंधित है। तो आपको बताना है कि बारदोली का जो सत्याग्रह है किससे संबंधित है?
तो बारदौली का सत्याग्रह आपका संबंधित था सरदार वल्लभ भाई पटेल से, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और जो सरदार की उपाधि यहाँ पर इनको मिली थी इसी आंदोलन यानी इसी सत्याग्रह से इनको प्रदान की। तो बारदौली सत्याग्रह में महिलाओं ने इनको उपाधि दी थी सरदार की। जी हाँ, पहले इनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो सरदार की उपाधि आपसे पूछ लेगा तो किस सत्याग्रह के उपरांत दी गई, तो ये बारदौली सत्याग्रह था। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी आध्यात्मिक गुरु हो गया? जी हाँ, कौन सा जो क्रांतिकारी था आध्यात्मिक गुरु कहलाया बाद में? तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे विवेकानंद। जी हाँ, विवेकानंद को जानते होंगे आप लोग। जी हाँ, इन्हीं के जो जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। युवा दिवस जो है इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो ये क्रांतिकारी थे, इनको आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान नहीं था, ये आध्यात्मिक गुरु हो गए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो आपको बताना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन हमारे क्या क्या हैं? 1936, 1941, 1943 और 1942। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ये 1942 में, याद रखिएगा 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये घटित हुआ था। तो आपको बताना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब घटित हुआ था। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड ये आपका घटित हुआ था, तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आपको इसको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो इसके जो जांच के लिए आपकी कमेटी बनाई गई थी उसको हंटर आयोग, याद रखिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारी हिंदी शुरुआत होती है। तो जीके के हमने 25 प्रश्न करा, इसमें मैंने 25 क्या 50 प्रश्न लगभग आपके बता दिए हैं। जो आप पॉइंट सुनते रहे तो ये भी आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते, तो आप ये पॉइंट भी इनको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये पॉइंट आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? जी हाँ, दीर्घ स्वर कौन सा है आपको बताना है। तो दीर्घ स्वर आपको यहाँ पर बताना है कि दीर्घ स्वर आपका कौन सा होगा। तो दीर्घ स्वर होगा आपका बड़ा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दीर्घ स्वरों की। तो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आपके कौन कौन से आ जाते हैं? तो आपका दीर्घ स्वर में आ जाएगा बड़ा आ, याद रखिएगा, बड़ी ई ये वाली जो आती है, और आपका यहाँ पर बड़ा ऊ, याद रखिएगा बड़ा ऊ। अब आपसे यहाँ पर पूछ लेगा कि ह्रस्व स्वर किन्हें कहा जाता है। ये तो हो गए आपके दीर्घ, याद रखिए ये दीर्घ हो गए। अगर बात कर लेते हैं ह्रस्व की, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ह्रस्व जो कहा जाता है, ह्रस्व ये कहा जाता है आपका, माफ़ करिए बड़ा आ है, और ये आपका छोटा आ, याद रखिए छोटा आ ये ह्रस्व होगा। इसी का जो छोटा रूप होगा यानी छोटी ई, ये भी आपका ह्रस्व के अंदर, और छोटा ऊ, तो ये आपके ह्रस्व हो गए। यहाँ पर अगर आपके जो ये दिए गए हैं ए, ओ और ए, तो ये आपके संयुक्त स्वर हैं, याद रखिएगा संयुक्त स्वरों को इनको कहा जाता है। ये संयुक्त स्वर हैं क्योंकि ये दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा यहाँ पर। तो अंतस्थ व्यंजन आपका कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी या। देख लेते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके कौन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला और आपका ये वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, याद रखिएगा ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। तो आपको इनको याद रखना है। आपसे पूछ लेगा कि ऊष्म व्यंजन, जी हाँ ऊष्म व्यंजन काफ़ी बार पूछ लेता है। तो ऊष्म व्यंजन में आपका आ जाता है यहाँ पर सा सवाल, खा खटकोण, ये भी आपका सा सीटी, खा खटकोण और हा हल, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। जी हाँ, ये आपके ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन है? तो महाप्राण व्यंजन कौन सा है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो महाप्राण जो होता है ये आपका होता है ऑप्शन डी यानी भास्य भट्टी जिसको कहते हैं, या भास्य भालू, तो ये आपका महाप्राण होगा। आप देख लेते हैं महाप्राण की आपको पहचान किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर जैसे ये लिख दिया गया का, खा, गा, घा और आपका ये इंगिया, तो यहाँ पर ये जो दूसरे जो शब्द होते हैं, याद रखिए ये आपका यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, याद रखिए दूसरा और चौथा, तो ये आपके होते हैं कौन से? तो ये होते हैं आपके महाप्राण व्यंजन, याद रखिएगा महाप्राण इनको कहा जाता है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो व्यंजन होता है ये आपका महाप्राण व्यंजन होता है।
तो आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से देख लेते हैं, ये वाली जो आपकी लाइन आएगी किस में आएगी, तो पा से चालू होती, पा पतंग फा फल, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर पा पतंग फा फल बा बकरी, और ये भा से भालू या माँ से मछली। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपका क्या हो गया, तो ये भी महाप्राण है और ये भी आपका महाप्राण, तो दूसरा और चौथा अक्षर जो भी होगा वो महाप्राण होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? जी हाँ, अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा, ऑप्शन ए हमारा यानी पा पतंग, ये जो आपका दिया गया ये अघोष वर्ण होगा। अब इसकी पहचान आपको किस प्रकार से करना है, तो पहला और जो तीसरा याद रखिएगा, प्रत्येक जो लाइन आपकी होती है ये वाली का खा, यहाँ पर खा। चलिए हम इसी लाइन को जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए, तो ये जैसे पा से चालू होता, पा फा बा और भा और फिर आपका माँ, तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा याद रखिए, पहला तीसरा ये आपका क्या होता है, तो ये आपके होते हैं अघोष वर्ण, यानी पहले प्रत्येक वर्ग का जो पहला और तीसरा अक्षर होता है ये आपका अघोष वर्ण होता है। आपसे कई बार पूछ लेता है। दूसरा और चौथा होता है जो इसको घोष या सघोष कहते हैं, याद रखिए, दूसरा और चौथा जो होते हैं घोष या सघोष इसे कहते हैं। और ये जो होते हैं आपके लास्ट का होता है, इसे नासिक व्यंजन, यानी पाँचवा जो आपका आखिरी में दिया जाता है तो इसे नासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न में से कंठ वर्ग कौन सा है? जी हाँ, कंठ वर्ग का कौन सा है यहाँ पर आपको बताना है। तो कंठ वर्ग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी आ है। ये कंठ वर्ग का आपका स्वर होगा। और यहाँ पर आपका कंठस्थ वाले कौन कौन से होते हैं, तो का वाली जो पूरी लाइन आपकी होती है, का कबूतर, खा खरगोश, यानी खा गा घा और इया, तो ये इसको कहते हैं कंठस्थ। याद रखिए, कंठस्थ वाली लाइन का खा गा घा इया, तो ये जो होते हैं आपके कंठस्थ के अंतर्गत आते हैं। और ये आपका आ, याद रखिए स्वरों में आपका आ भी कंठस्थ के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? जी हाँ, रूढ़ शब्द आपको पहचानना है। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ जो कि बहुत आसानी से वहाँ पर अगर एग्जाम में आता है तो आप पहचान सकेंगे, याद रखिएगा। तो इसकी अगर बात कर लेंगे रूढ़ शब्द की, तो ये आपका हो जाएगा नाक। याद रखिएगा, नाक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब इसको पहचानना आपको किस प्रकार से है? जी हाँ, तो आपको पहचानना किस प्रकार से है इसको, जैसे आपका यहाँ पर वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जैसे नाक है, कान है, याद रखिएगा, नाक कान, कान है, हाथ है, इस प्रकार के जो शब्द हैं जिनको बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, तो ये आपके कौन होते हैं? रूढ़ शब्द। चलिए आगे देख लेते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद आपको बताना है। जी हाँ, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा अपना आपका रत्न प्लस आकर, याद रखिएगा, रत्न प्लस आकर। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रतिमान में समास कौन सा होगा? तो प्रतिमान में आपका समास हो जाएगा अव्ययी भाव, याद रखिएगा, अव्ययी भाव समास होगा यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको आपको बताना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? जी हाँ, परिक्रमा में आपका उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर आपका उपसर्ग जो लास्ट में लगे शब्दों के, तो ये हो जाएगा आपका परि, याद रखिए, परि। परि उपसर्ग यहाँ पर, यानी जो या माफ़ करिएगा, जो शब्द के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और जो लास्ट में प्रयोग किए जाते हैं उनको कहते हैं प्रत्यय। तो आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। भलाई में प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, भलाई में प्रत्यय आपका कौन सा होगा? तो लास्ट में आपका क्या लगा हुआ? आई, याद रखिए, आई आपका यहाँ पर लास्ट में लगा हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी आई। आई प्रत्यय का प्रयोग किया गया भलाई में। चलिए आगे देख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन ए में आलस्य जो दिया गया ये तत्सम है, याद रखिएगा, तत्सम जो है आलस्य आपका ये क्या है? तत्सम है। चलिए देख लेते जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी ओर। जी हाँ, तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है तद्भव है? तो आपसे तद्भव तत्सम ये सवाल जो है ज़रूर पूछे जाएंगे। उपसर्ग है, प्रत्यय है, तो यहाँ से आप लोगों को तैयार कर लेना। इस सेशन आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर ट्रेंड में चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात कर लेंगे तो आपका जो तद्भव हो जाएगा ये आपका छत हो जाएगा, याद रखिएगा। तत्सम जो है आपका
छिद्र है, चूर्ण है, ज्ञान है, ये आपके सब तत्सम शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्योंकि सेशन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए हम लोग थोड़ा स्पीड से करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द जो है देशज है? तो देशज की अगर बात करेंगे तो आपका खिड़की जो दिया गया है ये देशज है। याद रखिए देशज जो है आपका खिड़की शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है? तो विदेशी आपका कौन सा है? तो अमीर जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द है। याद रखिएगा अमीर जो है आपका ये विदेशी शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संज्ञा शब्द है? जी हाँ, संज्ञा शब्द आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर संज्ञा होगा। तो संज्ञा की आप लोगों को परिभाषा भी पता होगी, किसी व्यक्ति, स्थान या किसी व्यक्ति, स्थान, ये सब होते हैं आपके संज्ञा के अंतर्गत। तो यहाँ पर गंगा जो है याद रखिएगा ये आपका संज्ञा हो गई। तो यहाँ पर अगर पूछ ले कि गंगा में कौन सी संज्ञा है तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में सर्वनाम आपको बताना है कि सर्वनाम यहाँ पर कौन सा है। तो सर्वनाम आपका कुछ जो हो जाएगा ये सर्वनाम होगा। याद रखिए कुछ जो हो जाएगा ये आपका सर्वनाम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द बताइए। तो विशेषण आपको बताना है, तो विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो विशेषण जो होगा ये आपका शांत होगा। याद रखिए शांत जो है एक विशेषण शब्द है। अब विशेषण ही किस प्रकार से है? तो यहाँ पर ये किसी की विशेषता बताता है। याद रखिएगा जैसे क्या है, रामू शांत रहता है, तो रामू की विशेषता क्या है कि वो शांत रहता है। तो यहाँ पर शांत क्या है, विशेषता बताता है, इसीलिए क्या है, विशेषण है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया आपको कौन सी बताना है यहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा जगाना। याद रखिए जगाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में अव्यय शब्द कौन सा है? जी हाँ, अव्यय जो है कौन सा है? तो यहाँ पर अव्यय अगर बात करेंगे, आहा जो ये लिखा हुआ है ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा। याद रखिए अव्यय जो है आहा, ये है आपका अव्यय हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आँख का पर्यायवाची कौन सा है? काफ़ी बार पूछा गया है। तो आँख का पर्यायवाची हो जाएगा आपका लोचन। याद रखिएगा लोचन जो है ये आँख का पर्यायवाची हो जाएगा। अब आँख के पर्यायवाची कुछ महत्वपूर्ण आपको मैं बता देता हूँ। तो आपका चक्षु, याद रखिएगा ये आपका चक्षु, लोचन, ये सब आँख के पर्यायवाची हैं आपके। लोचन, नयन, नयन ये आपके क्या हैं, ये आपके पर्यायवाची हैं आँखें। और नेत्र, याद रखिए नेत्र ये भी आपका पर्यायवाची है। और दृग ये भी सभी आँख के पर्यायवाची, तो इनको आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं, तो जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? जी हाँ, जड़ का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन क्या क्या है? जल, मूर्ख, विद्वान और चेतन। तो जड़ का जो विलोम होगा ये हो जाएगा चेतन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, चेतन। चलिए आगे देख लेते हैं, तो आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो भविष्य में जो होगा तो उसको आप क्या कहेंगे? जी हाँ, भविष्य में जो आपकी प्रक्रियाएं होने वाली उनको कहा जाता है भावी। यानी आने वाली जो आपकी भविष्य में, तो उनको कहा जाएगा भावी। याद रखिए भावी। वो जो चल रही हैं तो उनको क्या कहेंगे? गत। यानी गत वर्ष में जो भी प्रक्रियाएं आपकी चल रही हैं उनको गत वर्ष यानी गत कहा जाएगा। और भविष्य में होने वाली जो भी प्रक्रियाएं उनको भावी प्रक्रियाएं, याद रखिए भावी। चलिए आगे देख लेते हैं, अनिल और अनल शब्द का सही युग्म अर्थ बताना है। तो अनिल माने होता है आपका आग, और अनिल माने होता है हवा, और अनल माने होता है आग। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको आप लोगों को सावधानी के साथ में याद रखना है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि अनिल का अर्थ क्या होगा? अनिल का हो जाएगा आपका हवा, और अनल माने हो जाएगा आग। तो चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो यहाँ पर अनेकार्थक जो है, अर्थ जो दिया गया है ये अनेकार्थक शब्द है। याद रखिए अर्थ जो है अनेकार्थक शब्द है। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको चयन करना है। तो आपको वर्तनी वाले सवाल जो हैं 1 से 2 या 2 से 3 नंबर, याद रखिए 2 से 3 नंबर आपके वर्तनी से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे। तो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, तो आपका अध्ययन जो देख लीजिए ये बिल्कुल राइट लिखा हुआ। अधिकार जो है यहाँ पर आपकी आ जो बना हुआ है धा में छोटी ई की मात्रा लगे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ है। याद रखिए ये बड़ी ई की मात्रा, इसीलिए ये गलत है। यहाँ पर अगर बात करेंगे सा सीटी की जगह पर आपका सा सवाल होता, तो ये आपका सही हो जाता है। और यहाँ पर बड़ा आ होता है, याद रखिए बड़ा, तो आगामी होता, आगामी नहीं आगामी। चलिए आप आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना है।
जी हाँ, अशुद्ध शब्द आपको बताना है। तो अनुषांगिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आध्यात्मिक ये भी आपका सही लिखा हुआ यानी शुद्ध है। दायित्व जो भी है ये भी। तो ऐतिहासिक जो है ये आपका अशुद्ध है। तो ऐतिहासिक यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगर देख लेते हैं ऐतिहासिक जो ये आपका लिखा, इसको लिखा किस प्रकार से जाएगा शुद्ध रूप से, तो ऐतिहासिक, याद रखिएगा इस प्रकार से। तो ये आपका इस प्रकार से अगर लिखा होता तो ये आपका शुद्ध होता। तो ये इस प्रकार से आपका शुद्ध होता है। तो आपको इस सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी अपने शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।